यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। विराज ने राघव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए राहुल से कांटेक्ट किया और उसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा, पर तभी राहुल ने उसे मना करते हुए कहा, वह सिर्फ अपनी मर्जी से मिलते हैं और अभी उनका मन तेरे बाप से मिलने का नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर विराज चिढ़ गया और उसने गुस्से में उसे कहा, बहुत अकड़ है ना तुझ में, तुझे तो मैं देख लूंगा। विराज की यह बात सुनकर राहुल ने हंसते हुए कहा, इतने सालों से तू देख ही तो रहा है, तेरी इतनी औकात कहाँ है कि तू कुछ कर सके। ये कहकर राहुल ने कॉल कट कर दिया, तो वही विराज ने गुस्से में अपना फोन फ्लो पर पटक दिया। फिर विराज से बात करने के बाद राहुल कियान के कमरे में आया और उसने सारी बातें उसे बता दी। फिर सारी बातें सुनकर कियान ने सरकास्टिकली स्माइल करते हुए राहुल से कहा, अभी उसे थोड़ा और तड़पने दो। इतना कहकर वह कुछ देर रुका और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब होंगे एक तीर से दो शिकार। वहीं कमरे में सुहानी, जो अभी भी रो रही थी, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, सुहानी, अब तू और नहीं रोएगी, भाड़ में जाए राघव और कियान, ये दोनों तेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहकर वह हिम्मत करके खड़ी हुई और दोबारा खुद से ही बोली, मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी, वह भी अगले 24 घंटे के अंदर। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने फार्म हाउस में बैठा अनंत को घुरे ही जा रहा था कि तभी वहां विराज आया। फिर उसने डरते हुए राघव से कहा, सर, कियान ओबरॉय ने मीटिंग करने से मना कर दिया। विराज के मुंह से यह सुनते ही राघव गुस्से में उसे घूरने लगा और फिर उसने अपनी गन से वहां रखी सभी चीजों को शूट करते हुए कहा, कियान ओबरॉय, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। इस बार वह होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर राघव ने विराज की तरफ देखा तो वह उसे देखते ही समझ गया कि वह उसे क्या कहना चाहता है। फिर राघव का इशारा मिलते ही विराज वहां से तुरंत चला गया। वहीं दूसरी तरफ विला में सुहानी अपने रूम से निकलकर बाहर आई और भागने की तरकीब सोचने लगी। वह इधर उधर देखते हुए भागने के रास्ते खोज रही थी कि तभी उसे कुछ लोग मैन डोर से बड़े बड़े बॉक्स अंदर लाते हुए दिखे। सुहानी उन्हें देखकर दबे पांव नीचे आई, जहां उन बॉक्सेस को ले जाया जा रहा था। फिर वह एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। वे लोग बॉक्स ले जाते हुए बातें कर रहे थे। फिर एक आदमी ने कहा, शाम होते ही हमें फिर से यहाँ आना है, इन बॉक्सेस को वापस ले जाने के लिए। इतना बोलकर उस आदमी ने एक सर्वेंट की तरफ देखकर आगे कहा, शाम तक इन्हें खाली कर देना। सर्वेंट ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। सुहानी ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी और वह खुश होते हुए बोली, अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वह जैसे ही दबे पांव आई थी, वैसे ही दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ राघव के आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। कियान अपने कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी वहां राहुल आया और कियान ने बिना उसकी तरफ देखे उसे कहा, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो, राघव राव चुप नहीं बैठेगा, हम पर हमला करने की वह पूरी तैयारी कर रहा होगा। कियान की इस बात पर राहुल ने कहा, यस सर, मैंने ऑलरेडी कुछ और गार्ड्स को बुलाया है, वह लोग कुछ ही देर में आते होंगे। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी शाम होने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। वह घड़ी देखकर मुस्कुरा दी। फिर वह उठी और दबे पांव सबसे छुपते हुए नीचे उसी जगह पर आ गई जहां पर वह बॉक्सेस रखे हुए थे। फिर सुहानी सबकी नज़रों से बचते हुए उन सभी बॉक्सेस में से एक बॉक्स में छिपकर बैठ गई। फिर कुछ ही देर में वह लोग उन बॉक्सेस को लेने के लिए फिर से आए। सभी लोग खाली बॉक्सेस को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी एक आदमी उस बॉक्स जिसमें सुहानी छिपी हुई थी, उसे उठाते हुए बोला, क्या इसमें से सामान निकाला नहीं है? यह अभी भी पहले जितना ही भारी है। उस आदमी की बात सुनते ही बॉक्स के अंदर बैठी सुहानी डर गई।
वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तभी वहां खड़े सर्वेंट में से एक ने कहा, सामान तो सारा ही निकाल लिया है, इसमें तो वह सामान है जो बेकार पड़ा था। सर्वेंट की बात सुनकर उन्होंने सिर हिला दिया और वह सभी बॉक्स लेकर चले गए। सुहानी बॉक्स के अंदर बैठी ट्रक के चलने का इंतजार कर रही थी कि तभी ट्रक के चलने की आवाज़ सुनकर वह खुश हो गई और बॉक्स के अंदर से बाहर आए। फिर सुहानी ने खुली हवा में सांस लेकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार मैं उस राक्षस के कैद से आज़ाद हो ही गई। अब सबसे पहले पुणे जाना है और मामा मामी को ढूंढना है। जहां एक तरफ सुहानी अपने आज़ाद होने की खुशी में खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को सुहानी के भागने की खबर लग गई थी। फिर राहुल ने घबराते हुए खुद से कहा, ये लड़की फिर से भाग गई, ये खुद भी मरेगी और साथ में हमें भी मरवाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से सभी गार्ड्स को इकट्ठा किया और उन्हें सुहानी को ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिया। राहुल का ऑर्डर मिलते ही वह सारे गार्ड्स सुहानी को ढूंढने में लग गए। फिर राहुल ने जब कियान को सुहानी के भागने के बारे में बताया, तो कियान ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, उसका यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाना पॉसिबल नहीं था। फिर यह कैसे हुआ, पता करो इसका। राहुल कियान की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद कियान ने कहा, 2 पल की आज़ादी मिलने से खुद को आज़ाद समझने की गलती मत करना सुहानी, क्योंकि रहना तुम्हें मेरी कैद में ही है। तभी राहुल कियान के कमरे में फिर से आया और उसे आज आए डिलीवरी ट्रक के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे देखते हुए कहा, वह उसी ट्रक में यहाँ से निकली है, उस ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट करो। ये कहकर कियान ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर आगे कहा, मैं अभी शायद वह ट्रक में ही हो, लेकिन अगर ट्रक कहीं रुका होगा तो वह उतर गई होगी। राहुल उसकी बातों को अच्छे से समझ गया। फिर उसने कियान के कहे अनुसार ही किया। उसने ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट किया और ट्रक के ड्राइवर ने राहुल के कहने पर ट्रक की चेकिंग की, पर उसे सुहानी कहीं नहीं दिखी। फिर ड्राइवर ने कॉल पर कनेक्ट राहुल से कहा, साहब हमने कहा था ना कि ट्रक में कोई नहीं है। ड्राइवर की बात सुनकर राहुल ने उसे पूछा, क्या तुम रास्ते में कहीं पर रुके थे? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए ड्राइवर बोला, हाँ साहब रुके थे ना, ढाबे पर चाय पिए थे। ये सुनकर राहुल ने ट्रक ड्राइवर से ढाबे की लोकेशन ली और अपने सभी गार्ड्स को शेयर कर दी जो सुहानी को ढूंढ रहे थे। वहीं सुहानी ने ट्रक से उतरकर इधर उधर देखते हुए किसी से लिफ्ट लेने के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, अब बस कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पुणे तक लिफ्ट दे दे। इधर राहुल गार्ड्स के साथ उसी ढाबे पर आ गया। फिर उसने सुहानी की फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछा, तो वहां बैठे लोगों ने उस फोटो को पहचानने से मना कर दिया। वही ढाबा के ओनर ने फोटो को देखते हुए कहा, हाँ मैंने देखा है इस लड़की को। ये सुनते ही राहुल की आंखें चमक गई। फिर उसने ढाबे के ओनर से जल्दी में पूछा, ये लड़की किस तरफ गई है? उसके पूछने पर ढाबे वाला उसे सुहानी के बारे में बताते हुए बोला, ये लड़की हमसे पुणे जाने का रास्ता पूछ रही थी। ढाबे वाले की यह बात सुनकर राहुल समझ गया कि सुहानी पुणे गई है। फिर उसने उसी टाइम कियान को इन्फॉर्म करके उसे सब कुछ बता दिया। कियान ने राहुल की बात सुनकर गुस्से में वही रखे एक वास को तोड़ दिया और कॉल पर उसे कहा, कैसे भी ढूंढो उसे, वह इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना कि वह राघव के आदमियों के हाथ ना लगे। वहीं इधर सुहानी एक 40 साल के आदमी से लिफ्ट लेकर उसकी कार में पुणे जा रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी कार को एक साइड में रोक दिया। सुहानी अचानक ऐसे कार के रुकने से घबरा गई और उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आपने कार क्यों रोक दी? अभी तो हाईवे भी क्रॉस नहीं हुआ। सुहानी की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जाने मन, इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें पुणे लेकर जाऊंगा, बस तुम्हें मेरा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उस आदमी की बातें सुनकर सुहानी डर गई और पीछे हटते हुए बोली, अंकल ये कैसी बात कर रहे हैं आप? फिर वह आदमी उसके करीब आते हुए बोला, डोंट कॉल मी अंकल, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बस मेरा दिल आ गया तुम पर। ये कहते हुए उस आदमी ने सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया।
तभी सुहानी ने स्मार्टली उस आदमी के हाथ को जोर से मोड़ दिया और वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा और इसी बीच वह कार का गेट ओपन करके भाग गई। वहीं दूसरी तरफ राघव, जिसके आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। तभी एक इन्फॉर्मर ने विराज के अंडर काम कर रहे विष्णु को सुहानी के भागने की खबर दे दी और विष्णु ने तुरंत ही राघव और विराज को सुहानी के भागने के बारे में बता दिया। उसके भागने की खबर सुनते ही राघव खुश हो गया और तभी विराज ने उसे कहा, सुहानी मैम पुणे जा रही है। ये सुनकर राघव ने उसे कहा, सुहानी पुणे नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही कियान के हाथ लगनी चाहिए। विराज ने राघव की इस बात पर सिर हिला दिया और फिर ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करने के लिए कह दिया। उधर सुहानी गाड़ी से उतरकर भागने लगी थी। अंधेरा अब काफी ज्यादा घना हो गया था। वह भागते हुए काफी दूर आ गई थी और साथ ही अब वह थक भी चुकी थी। वह कमर पर हाथ रखे सड़क के बीच खड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर रोशनी पड़ी। सुहानी फिर सामने की तरफ देखने लगी, जहां से रोशनी आ रही थी। सामने से कुछ गाड़ियां फुल स्पीड में उसकी तरफ ही आ रही थीं। उन गाड़ियों को देखकर वह समझ गई कि वह अब फिर से पकड़ी। फिर वह पीछे पलटकर भागने को हुई कि तभी उसे पीछे से भी कुछ गाड़ियां आती हुई दिखी। फिर थोड़ी ही देर में वह सारी गाड़ियां सुहानी से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। एक तरफ जहां राहुल कार में था, तो वही दूसरी तरफ विराज अपनी कार में बैठा हुआ था। फिर दोनों ने ही निकलकर कार के पीछे का बैक डोर ओपन किया और फिर कियान और राघव दोनों ही एक साथ अपनी अपनी कार से बाहर आए। वह दोनों ही एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर आकर खड़े थे, तो वही सुहानी उन दोनों के बीच में खड़ी थी। फिर वह उन दोनों को देखते हुए खुद से बोली, अब कहाँ जाऊं मैं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाए। ये कहते हुए वह उन दोनों को ही पलट पलट कर देख रही थी। फिर वह उन दोनों को घूरते हुए फिर से बोली, राक्षस कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? ये दोनों मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? तभी उसने ऊपर काले आकाश को देखते हुए आगे कहा, हे भगवान, मेरी जिंदगी में परेशानियां कम थी, जो आपने इन दोनों राक्षसों को भी भेज दिया। उसके चेहरे पर गुस्से और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे अब कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह कियान और राघव के बीच खड़ी ट्रॉफी जैसी लग रही थी, जिसे दोनों ही जीतकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तारांकन। राघव ने कियान को एक नज़र देखकर सुहानी से कहा, सुहानी मेरे पास आओ। सुहानी, जो उन दोनों में ही इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने राघव की बात सुनकर अपने मन ही मन खुद से कहा, क्यों जाऊं मैं इसके पास? है कौन यह मेरा, जो मैं इसकी बात मानूं? वह अपनी सोच में डूबी थी कि तभी कियान ने उसे देखते हुए कहा, उस तरफ जाने के बारे में गलती से भी मत सोचना, वरना अंजाम तुम जानती हो। कियान की बात पर सुहानी मुंह बनाकर खुद से ही बोली, कोई मुझसे भी तो पूछो कि मैं किस तरफ जाना चाहती हूँ। इधर राघव कियान की बात पर गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, कियान, सुहानी से दूर रह, वह मेरी होने वाली वाइफ है। राघव की बात सुनकर कियान ने एक डेविल स्माइल दी और उसे कहा, और अगर मैं इससे दूर ना रहूं तो? कियान की हंसी राघव को चिढ़ा रही थी। तभी राघव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तो तू आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये सुनकर कियान ने राघव को फिर से चिढ़ाते हुए कहा, गीदड़ कब से शेर का शिकार करने लगे? कियान का एटीट्यूड और उसकी बातें दोनों ही राघव के गुस्से को बढ़ा रहे थे। तभी राघव ने ऊपर हाथ करके हवा में फायरिंग की और कियान को अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से देखते हुए कहा, हाँ तो आज पता चल जाएगा कि कौन गीदड़ है और कौन शेर। इतना कहकर वह कुछ देर रुका और फिर उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए आगे कहा, तेरे पास 10 मिनट है, तू चाहे तो अपनी जान बचाकर भाग सकता है। कियान ने राघव की यह बात सुनकर उसे एक सार्कास्टिकली स्माइल देते हुए कहा, दिस ऑफर आल्सो फॉर यू, मैं तुझे 15 मिनट दे सकता हूँ। तू चाहे तो चुपचाप यहाँ से निकल सकता है, मैं कुछ नहीं करूँगा। राघव ने एक बार फिर से खुद की इंसल्ट होती देख गुस्से में विराज से कहा, आज यहाँ से इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। सुहानी उन दोनों के बीच खड़ी एक छोटे से खरगोश जैसे लग रही थी, जो शेर और जंगली भेड़िए की लड़ाई में फंस गई थी।
तभी राघव की बात सुनकर विराज एक क्षण में आ गया और उसने अपने गार्ड्स को फायरिंग करने का इशारा किया। वही कियान ने भी राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने उसका इशारा समझते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर राहुल के इशारे पर सारे गार्ड्स अपनी अपनी गन निकालकर राघव के आदमियों पर निशाना लगाने लगे। तभी राघव की तरफ से एक बुलेट आई और कियान के गार्ड के हाथ पर लग गई। फिर देखते ही देखते वहां का शांत माहौल जंग का मैदान बन गया और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। सुहानी अभी तक बीच में ही खड़ी थी। फिर उसने गोलियां चलने की आवाज से डरकर अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। तभी कियान की नज़र सुहानी पर पड़ गई और वह अपनी गन से राघव के आदमियों को शूट करते हुए सुहानी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ से राघव भी सुहानी की ओर बढ़ रहा था। सुहानी, जो अभी भी अपने कानों को हाथों से ढककर आंखें बंद किए खड़ी थी, तभी उसे किसी के हाथ अपनी कमर पर फील हुए। राघव से पहले कियान उसके पास पहुंच गया था और उसने सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। अचानक ऐसे खींचने से सुहानी कियान के सीने से टकरा आए। वह गोलियों की आवाज से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने कियान को कसकर पकड़ लिया। कियान सुहानी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़े हुए ही अपने दूसरे हाथ में पकड़ी गन से राघव के आदमियों को शूट करते हुए अपनी कार की तरफ चला गया। सुहानी को कियान की बाहों में देखकर राघव गुस्से में कियान के ऊपर दोनों हाथों से फायरिंग करने लगा। फिर कियान ने डरी हुई सुहानी को कार में बिठाया और खुद दूसरी तरफ चला गया। वह जैसे ही दूसरी तरफ से कार का डोर ओपन करके बैठने को हुआ कि तभी राघव की गन से निकली एक बुलेट उसके लेफ्ट हैंड में आकर लग गई। कियान को बुलेट लगते ही राहुल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आया, पर कियान ने उसे कमांडिंग टोन में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर हमारे आदमियों की मदद करो और हाँ, राघव का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। राहुल ने ये सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और फिर से राघव के आदमियों को शूट करने लगा। वही राघव कियान को घायल देखकर खुश हो रहा था कि तभी कियान अपनी कार को ड्राइव करते हुए राघव के पास आया और उस पर निशाना लगाते हुए उसके राइट शोल्डर पर शूट कर दिया। राघव को गोली लगते ही वह एकदम से नीचे गिर गया और कियान उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राघव घायल होकर जमीन पर पड़ा था कि तभी विराज उसे देखकर जल्दी से उसके पास आया और उसे अपना सहारा देकर कार में बिठाया। फिर विराज ड्राइविंग सीट पर आया और अपने खास आदमी विष्णु को ऑर्डर देते हुए बोला, कियान के आदमियों पर हमला करते रहना, किसी को भी मत छोड़ना। राहुल ने विराज को मैदान छोड़कर जाते देख अपने आदमियों से कहा, 10 मिनट में इन सबको खत्म कर दो, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ये कहकर वह अपने आदमियों के साथ मिलकर राघव के आदमियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इधर कियान सुहानी को लेकर विला की तरफ जा रहा था। ड्राइव करते हुए उसके हाथ से और भी ज्यादा खून बहने लगा था। कियान का बहता खून देखकर सुहानी ने उसे डरते हुए कहा, सर, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। ये सुनकर उसने सुहानी की तरफ देखे बिना कहा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं बह रहा है ना खून। सुहानी कियान की एरोगेंट टोन सुनकर डर गई। उसकी नज़र रह रहकर कियान के हाथ से लगातार बहते खून पर ही जा रही थी। वह कियान का बहता खून देखकर घबरा रही थी और तभी वह अपने दुपट्टे को गले से निकालकर कियान के हाथ पर लपेटने लगी। ये देखकर कियान ने उसे घूरकर देखते हुए रडली कहा, यह क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। सुहानी पर कियान की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने उसके हाथ पर जबरदस्ती अपने दुपट्टे को लपेट दिया। कियान बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़र कुछ पल के लिए सुहानी के मासूम चेहरे पर थम गई और वह उसे ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसकी मदद क्यों कर रही थी। फिर सुहानी ने अपना दुपट्टा कियान के हाथ पर लपेटकर जैसे ही सामने देखा तो वह सामने से आ रही गाड़ी को देखकर जोर चिल्लाते हुए बोली, सर सामने देखिए। सुहानी की आवाज़ सुनकर जैसे ही कियान ने सामने देखा तो वह कार उसके बहुत नज़दीक आ गई थी और उसने जैसे ही एक्सीडेंट होने से बचने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ा तो उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई।
कार की टक्कर होने से कियान का सिर स्टीयरिंग पर जोर से लगा और सुहानी का भी सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। कियान का सिर टकराने से उसके सिर से हल्का खून बहने लगा था और पेड़ से टकरा जाने की वजह से कार में से धुआं निकलने लगा था। सुहानी ये देखकर डर गई। फिर कियान और वह जल्दी से दोनों कार से बाहर निकले। कियान ने कार से बाहर निकलकर देखा तो कार की पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था। ये देखकर कियान सुहानी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाने लगा। सुहानी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह कियान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, छोड़िए। सुहानी की बातों से परेशान होकर कियान ने उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, मरना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। तुम्हें दर्द और मौत देने का हक सिर्फ मेरा है। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर गई और वह उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसी तरफ भागने लगी जहां वह कार थी। ये देखकर कियान ने गुस्से में भागती हुई सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तभी अचानक वह कार ब्लास्ट हो गई। कियान ने सुहानी को अपने सीने में छुपा लिया। कार ब्लास्ट होने की वजह से दूर होने के बावजूद भी उन पर उस ब्लास्ट का असर हुआ और वह दोनों कुछ दूर जाकर गिरे पड़े। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर सुहानी ने अपना सिर कियान के सीने में छुपा रखा था, तो वही कियान ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। ये पहली बार था जब कियान किसी लड़की के इतने करीब आया था और उसे प्रोटेक्ट किया था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसने ये क्यों किया। वह सुहानी को अपनी बाहों में भरे हुए उसके ऊपर लेटा था। फिर वह सुहानी के ऊपर से हटते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सुहानी को गुस्से में देखा और उसे डांटते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम अभी क्या करने जा रही थी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? तुम्हें मौत देने का हक सिर्फ और सिर्फ कियान ओबरॉय का है, समझी तुम? उसके ये कहने पर सुहानी ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर वह गुस्से में सुहानी की बाँह पकड़कर बोला, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा मिस सुहानी। सुहानी कियान का गुस्सा देखकर डर गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कियान ने सुहानी को तो प्रोटेक्ट कर लिया था, पर खुद को नहीं बचा पाया। उसे पहले से ही गोली लगी थी और कार पेड़ से टकरा जाने की वजह से उसके सिर पर चोट भी लग गई थी। उसके सिर से अब खून बहने लगा था और ब्लास्ट की वजह से वह और भी ज़्यादा घायल हो गया था। वह अभी सुहानी को डांट ही रहा था कि तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगे और उसकी आंखें बोझल होने लगी। फिर कियान गिरता कि उससे पहले ही सुहानी ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। सुहानी बहुत ही मासूम और दुबली पतली लड़की थी। वह ज़्यादा देर तक कियान का भार संभाल नहीं पाई और उसे लेकर ही नीचे गिर गई। फिर कियान ने अपनी आधी खुली आंखों से सुहानी को देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, दूर रहो तुम मुझसे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, छोड़ो मुझे। सुहानी ने कियान की बात सुनकर मन ही मन खुद से कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है कि आपको छोड़कर चली जाऊं, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। एक घायल आदमी को ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाना मुझसे नहीं होगा। सुहानी को उस जगह पर रुकना सेफ नहीं लग रहा था, इसलिए वह कियान को सहारा देते हुए जंगल के अंदर ले आए। कियान धीरे धीरे अब बेहोश होने लगा था। फिर सुहानी उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, सर प्लीज़ होश में रहिए, अपनी आंखें बंद मत करिए, प्लीज़ सर, अगर आप बेहोश हो गए तो मैं आपको यही छोड़कर चली जाऊंगी। सुहानी कियान को बेहोश न होने की धमकी दे रही थी। कियान की आंखें बंद थी, पर वह सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। तभी उसने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सुहानी कियान की यह बात सुनकर खुद से बोली, राक्षस कहीं का, खुद की ऐसी हालत है और मुझे कैद में रखने की बातें कर रहा है। मन तो कर रहा है कि यही छोड़ दूं इसे। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कियान बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर कियान को ऐसे गिरते देखकर वह सोचने लगी, एक तो यह इंसान इतना भारी है, ऊपर से मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है। क्या करूं, छोड़कर चली जाऊं क्या इसे? सुहानी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे।
तभी उसने एक बार फिर खुद से कहा, यह अच्छा मौका है सुहानी, चली जा यहाँ से, वरना ये कियान ओबरॉय तुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर सुहानी कियान को एक नज़र देखकर वहां से चली गई। सुहानी कियान को छोड़कर चली आई थी। अभी उसने कुछ दूरी तय की ही थी कि तभी उसने कियान की हालत को याद करके मन ही मन खुद से कहा, नहीं सुहानी, तू ऐसे नहीं जा सकती। उसने तेरी जान बचाई है, उसे गोली लगी है, अगर गोली को सही टाइम पर उसके शरीर से नहीं निकाला गया तो उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। इतना बोलकर सुहानी ने कुछ सेकंड का पोज लिया और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या करूं मैं? फिर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, आइडिया, मैं टॉस करूंगी। ये कहकर उसने आसपास देखा तो सुहानी की नज़र वहां पड़े पत्तों पर गई और वह उन पत्तों में से एक पत्ता उठाते हुए बोली, अब ये पत्ता डिसाइड करेगा कि मैं उस राक्षस की हेल्प करूंगी या नहीं। अगर ये सीधा गिरा तो मैं उस राक्षस की हेल्प करूंगी और अगर ये उल्टा गिरा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोलते हुए सुहानी ने पत्ते को हवा में उछाल दिया। वह पत्ता स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे आ रहा था और सुहानी की नज़र उस पत्ते पर ही टिकी हुई थी। फिर वह पत्ता नीचे गिरा और सुहानी उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, फंस गई, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर सुहानी जब उस जगह पर वापस आई जहां वो कियान को छोड़कर गई थी तो कियान अभी भी वही बेहोश पड़ा था। फिर सुहानी कियान को देखकर बोली, मेरी लाइफ खराब करने के लिए राघव क्या कम था, जो अब ये भी आ गया। ये कहकर उसने बांस के पेड़ की टहनी को गुस्से में तोड़ा और उस टहनी को एक पत्थर पर घिसकर उसे चाकू जैसा शार्प किया। फिर जब टहनी ने एक चाकू की नोक का आकार ले लिया तो सुहानी कियान के पास आए। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कियान की गोली कैसे निकाले। तभी सुहानी ने वहां पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थर से आग लगाए। फिर वह कियान के पास बैठ गई और उसके ब्लेजर को उतारते हुए मुंह बनाकर बोली, जो कभी सोचा नहीं था, वो काम भी करना पड़ रहा है। इतना कहकर वह कियान का ब्लेजर उतारने लगी। फिर ब्लेजर को उतारने के बाद सुहानी ने उसकी शर्ट के बटन खोले। उसकी वाइट शर्ट खून से लाल हो गई थी। फिर उसने कियान के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसने फिर कियान के हाथ पर बंधे अपने दुपट्टे को खोला। दुपट्टा भी पूरी तरह खून से भीग गया था। फिर उसने उस दुपट्टे को दो हिस्सों में फाड़कर अलग करके दुपट्टे का एक हिस्सा कियान के सिर पर लगी चोट पर बांध दिया। फिर उसने उसे एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और वह उस टहनी को आग पर हल्का सा गर्म करके उसे कियान के हाथ पर जहां गोली लगी थी उस हिस्से के अंदर डालते हुए गोली निकालने लगी। ज्यादा दर्द होने की वजह से कियान होश में आते हुए दर्द से कराहने लगा था। उसे कराहता देख सुहानी को अंदाजा हो गया था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। फिर उसने कियान को कंसोल करते हुए कहा, बस हो गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, बस हो ही गया। कियान अब दर्द से तड़पने लगा था। फिर उसने अचानक से सुहानी को हग कर लिया और सुहानी के कंधे पर अपना सर रखते हुए उसे अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। कियान के गले लगने से सुहानी अंदर तक सिहर गई। उसे अजीब से एहसासों ने घेर लिया। फिर उसने अपने इन अजनबी एहसासों को एक तरफ झटका और वापस कियान के हाथ से गोली निकालने लगी। जैसे जैसे वह टहनी को उसके जख्म के अंदर डाल रही थी वैसे वैसे कियान की पकड़ सुहानी के ऊपर कसती जा रही थी। फिर सुहानी ने एक झटके से गोली को बाहर निकाल दिया और कियान ने दर्द की वजह से उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। गोली निकलने के बाद वह फिर से बेहोश हो गया। सुहानी के कंधे पर उसका सिर था। सुहानी ने अजीब सा मुंह बना लिया। फिर उसने कियान को उसी पेड़ से सटाकर बैठा दिया और उसके हाथ पर बचे हुए दुपट्टे से पट्टी बांध दी। जब सुहानी ने उसके माथे को छूकर देखा तो वह चौंक गई और खुद से बोली, इन्हें तो फीवर हो गया है। उसने जल्दी से आग से थोड़ी दूरी पर सूखे पत्ते और सूखी घास को इकट्ठा कर फैला दिया। फिर वह कियान को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए उस बिछी हुई घास पर ले आई और उसे वहीं लेटा दिया। सुहानी ने फिर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और हौंफते हुए खुद से बोली, क्या किस्मत है मेरी, जो मुझे मारना चाहता है, मैं उसी की जान बचाने के लिए इतना सब कर रही हूँ।
वहीं दूसरी तरफ जब राहुल विला पहुंचा तो उसे कियान के बारे में गार्ड से पता चला कि वह अभी तक घर नहीं आया था। ये सुनकर राहुल घबरा गया और वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सर को वहां से निकले हुए 4 घंटे से ज्यादा हो गए। फिर राहुल ने सोचते हुए आगे कहा, सर को तो गोली भी लगी है, ऐसे में वो कहाँ जा सकते हैं। फिर उसने डरते हुए आगे कहा, कहीं राघव के आदमियों ने फिर से तो सर पर अटैक नहीं कर दिया। ये बोलकर उसने अपना फोन निकाला और शिवा को कॉल किया। फिर राहुल ने कॉल पर शिवा से कहा, सर अभी तक विला नहीं पहुंचे, उन्हें जल्दी ढूंढो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। राहुल विला में परेशान घूम रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फिर उसने शिवा की कॉल देखकर जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, क्या हुआ, सर के बारे में कुछ पता चला। दूसरी तरफ से शिवा ने कॉल पर कहा, सर यहाँ हाईवे से 20 किलोमीटर दूर कियान सर की कार मिली है। शिवा की बात सुनकर उसने चौंकते हुए पूछा, क्या सब ठीक तो है ना। शिवा ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, कियान सर गाड़ी में नहीं है, पर गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे सर की गाड़ी ब्लास्ट हुई है। ये सुनकर राहुल चौंक गया और उसने शिवा से कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां आता हूँ। वही जंगल में कियान की कराहने की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने होश में आई। फिर वह उसके माथे को छूकर बोली, इन्हें तो बहुत तेज फीवर है। फिर वह कियान के हाथों को अपने हाथों के बीच में रख के रब करने लगी। तभी कियान ने अपनी अध खुली आंखों से सुहानी को देखा। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, ये लड़की मेरी मदद क्यों कर रही है, इसके पास तो अच्छा मौका है यहाँ से जाने का, फिर ये मेरे लिए यहाँ क्यों रुकी है। इतना कहकर उसकी आंखें सुहानी को देखते हुए धीरे धीरे फिर से बंद हो गई। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। फिर सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, इनका फीवर तो कम ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। तभी सुहानी की नज़र सूखी घास पर गई और उसने उसके शरीर को सूखी घास से ढक दिया। फिर उसे देखते हुए मुंह बनाकर खुद से बोली, मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूं जो अपने दुश्मन को बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है। कुछ देर बाद सुहानी ने फिर से कियान का फीवर चेक किया और गहरी सांस लेकर बोली, अब फीवर नहीं है, मैंने एक राक्षस की जान बचा ली, वाव। ये बोलकर वह फिर से मुंह बनाते हुए कियान को देखकर आगे बोली, एक थैंक्स कहना तो बनता है इसका, मगर ये राक्षस मर जाएगा पर मुझे कभी थैंक्स नहीं बोलेगा। ये कहकर सुहानी को अब नींद आने लगी। धीरे धीरे वह भी नींद की आगोश में चली गई। फिर नींद में ही कब सुहानी कियान के बगल में लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। फिर 3 घंटे बाद राहुल उसी जगह आ गया था जहां कियान की कार का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल ने फिर शिवा से कहा, तुमने आसपास सर को ढूंढने की कोशिश की। शिवा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने थोड़ी दूरी पर आसपास जाकर देखा, पर सर का कुछ पता नहीं चला। फिर शिवा ने आगे कहा, सड़क के दूसरी तरफ जंगल है, मैं आपके आने का वेट कर रहा था, इसलिए मैं जंगल में सर को ढूंढने नहीं गया। ये सुन राहुल ने शिवा को देखते हुए कहा, ओके, हम सब साथ चलकर सर को ढूंढेंगे। इतना कहकर वह सभी लोगों के साथ अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके जंगल की तरफ चल दिए। सुहानी जो कियान के साइड में ही सो गई थी, फिर नींद में ही उसने अपना सिर कियान के सीने पर रख दिया। सुहानी के ऐसा करने से कियान थोड़ा सा कसमसाया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने भी सुहानी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। इधर राहुल कियान का नाम लेते हुए जंगल में उसे ढूंढ रहा था। फिर सुहानी के कान में जैसे ही राहुल की आवाज आई तो उसकी आंखें एक झटके से खुल गई और वह खुद को कियान के इतने करीब देखकर चौंक गई। वह उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, मैं इस राक्षस के इतने करीब कब आ गई। इतना कहकर वह जल्दी से कियान से दूर होने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कियान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ है। वह गुस्सा करते हुए कियान के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई इस राक्षस की मुझे छूने की। पर कियान की पकड़ उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी कियान के हाथ को दूर नहीं कर पाए। फिर सुहानी परेशान होते हुए बोली,
ऐसी हालत में भी इस राक्षस के अंदर इतनी ताकत कैसे है? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी और एक तिनका उठाकर उसे देखते हुए बोली, अब देखती हूँ यह मुझे कैसे नहीं छोड़ते। फिर सुहानी उस तिनके को कियान के कान में डालने लगी। कियान को अपने कान में गुदगुदी महसूस हुई और वह सुहानी की कमर को छोड़कर एक हाथ से अपने कान को सहलाने लगा। ये देखकर उसकी हंसी छूट गई और उसे राहुल की आवाज़ फिर से सुनाई दी। राहुल की आवाज़ सुनकर वह कुछ कदम आगे चलकर गई तो उसे एक साथ बहुत सारी जुगनू के आकार की रोशनी दिखी। फिर वो उस रोशनी को देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प। उसकी आवाज़ सुनकर राहुल, शिवा और सभी आदमी अपने कदम तेजी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ाने लगे। कुछ ही मिनटों में राहुल अपने आदमियों के साथ सुहानी के सामने खड़ा था। फिर सुहानी उसे कियान के पास ले गई और वह कियान और सुहानी को लेकर वापस विला आ गया। दूसरी तरफ राघव के फार्म हाउस में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर डॉक्टर ने राघव की गोली निकालते हुए उसे कहा, आप इस शोल्डर पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना और कुछ दिनों तक इस हाथ का भी कम से कम इस्तेमाल करना। डॉक्टर की बात सुनकर वह डॉक्टर को धक्का देते हुए बोला, अगर मैं ये हाथ इस्तेमाल नहीं करूँगा तो क्या खाना तेरे हाथ से खाऊंगा? डॉक्टर धक्का लगने की वजह से फ्लो पर गिर गया था। वह उठा और डरते हुए आगे बोला, सर, अगर आप इस हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर राघव ने फिर विराज की तरफ देखा। विराज उसकी तरफ देखकर समझ गया कि वह उसे क्या कहना चाह रहा है। फिर वह डॉक्टर को लेकर बाहर चला आया और उसे वार्निंग देते हुए बोला, सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। फिर सोचते हुए बोला, क्या नाम है उसके कॉलेज का? डॉक्टर उसकी बात सुनकर घबरा गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर विराज के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, वो अभी बच्ची है। डॉक्टर की बात पर विराज हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है, हम तेरी बच्ची को कुछ नहीं करेंगे। फिर अपनी गन निकालकर डॉक्टर के माथे पर रखते हुए आगे बोला, अगर राघव सर के घायल होने की बात बाहर किसी को पता चली तो तेरी बेटी के साथ वो होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर ने उसकी बात पर डरते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। विराज ये सुनकर हंसते हुए बोला, चल अब निकल यहाँ से। वहीं उधर विला में पहले से ही डॉक्टर की एक टीम कियान के आने का इंतजार कर रही थी। राहुल ने कियान की हालत देखकर गार्ड से बोलकर पहले ही डॉक्टर्स की टीम को बुलवा लिया था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर्स कियान के रूम में उसका चेकअप करते। फिर कियान के माथे और हाथ की पट्टियों को हटाते हुए डॉक्टर खन्ना ने राहुल से कहा, सर का फर्स्ट एड किसने किया? डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर राहुल परेशान होते हुए बोला, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर खन्ना उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी, ऑल इज वेल। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सर का फर्स्ट एड जिसने भी किया है, बहुत अच्छा किया है। गोली भी सर के शरीर से सही टाइम पर निकाल दी गई है, वरना अब तक सर की बॉडी में पॉइजन फैलना शुरू हो गया होता। फिर वह राहुल की तरफ देखते हुए आगे बोले, जिसने भी सर का फर्स्ट एड किया है उसे एक थैंक्स कहना तो बनता है। आज कियान सर की जान सिर्फ उस शख्स की वजह से बची है। वही राहुल डॉक्टर खन्ना की बातें सुनकर शॉक हो गया। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, सुहानी चाहती तो वहां से सर को अकेला छोड़कर भाग भी सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी जान सुहानी की वजह से बची है। कुछ देर बाद कियान को अब होश आ रहा था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। राहुल उसके पास ही बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही उसकी नज़र कियान पर गई तो उसे देखते ही वह खड़ा हो गया। वह जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही कियान ने कमांडिंग टोन में उसे कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, जाओ उन्हें लेकर आओ, मुझे अभी शिवयान के सभी फ्रेंड्स मिलना है। उसकी बात सुनकर राहुल सिर हिलाकर वहां से चला गया। वहीं अपने कमरे में सुहानी इधर से उधर टहल रही थी। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, कुछ तो बात जरूर है।
आखिर ये कियान ओबरॉय मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों ये मुझे मारना चाहता है? कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती। पता करना पड़ेगा सुहानी, वरना तू बिना सच जाने ही भगवान के पास चली जाएगी। फिर खुद को हिम्मत देते हुए सुहानी ने आगे कहा, चल सुहानी, एक बार फिर से उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वह अपने कमरे से निकलकर कियान के कमरे की ओर चली गई। फिर उसने कियान के कमरे के पास पहुंचकर धीरे से कमरे में झांका। तभी उसकी नज़र कियान पर गई, जो बेड पर लेटे हुए साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए कियान के हाथ में दर्द हो रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसे देखकर सुहानी ने सोचते हुए मन ही मन में खुद से कहा, ये सच में राक्षस है क्या? इतने दर्द में भी इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। फिर कियान का हाथ टेबल तक न पहुंचते देखकर उससे रहा नहीं गया। उसे उसके ऊपर पर तरस आने लगा और वह कमरे में बिना उसकी परमिशन के घुस गई और टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बिना किसी भाव के सुहानी को देखते हुए एरोगेंट आवाज में कहा, तुम फिर से बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में आ गई। ये सुनकर वह उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, पहले आप पानी पी लो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन कियान ने उसे घूरते हुए कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुन सुहानी जिद करते हुए बोली, पर मुझे करनी है। फिर वह उससे नजरें मिलाते हुए आगे बोली, यह मत भूलिए कि आपकी जान मेरी वजह से बची है। आप आज यहाँ अपने विला में है तो सिर्फ मेरी वजह से। सुहानी की बात सुन कियान ने उसे घूरकर देखते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके अचानक इस एक्शन से सुहानी उसके ऊपर आ गई। फिर उसने सुहानी को उसके बालों से पकड़कर उसके चेहरे के नज़दीक आकर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। तुमने मेरी जान नहीं बचाई, अपनी मौत को बचाया है। यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई विल नेवर लीव यू। कियान के उसके बालों को पकड़ने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर सुहानी ने अपनी भीगी आंखों से उसे घूरकर देखते हुए गुस्से से कहा, आखिर मैंने किया क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? कम से कम मेरी गलती तो बताइए, जिसके लिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसने सुहानी को खुद से दूर किया और उसे देखते हुए बोला, गलती की बात करती हो? गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। जान ली है तुमने उसकी, जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था। कियान की बात सुनकर सुहानी अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देखती ही रह गई। फिर उसने कियान की तरफ देखकर कहा, किसी की जान नहीं, नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली, ये झूठ है। उसकी बात सुनकर कियान गुस्से में अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे से बाहर ले गया। सुहानी के हाथ पर कियान की पकड़ मजबूत थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। वह अपने दूसरे हाथ से कियान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर कियान ने सुहानी को कमरे में ले जाकर उसे वही फ्लो पर धक्का दे दिया। वह एक झटके से फ्लो पर जा गिरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके आंसुओं से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कियान दीवार पर टंगी उसी फोटो फ्रेम के पास आया और उसके ऊपर से लाल रंग का कपड़ा हटा दिया। कपड़े के हटते ही सुहानी के सामने फ्रेम में मौजूद लड़के की फोटो रिवील हो गई। सुहानी उस लड़के की फोटो को ध्यान से देखने लगी, पर ध्यान से देखने के बावजूद भी उसे वो लड़का याद नहीं आया। फिर उसने उस लड़के की फोटो को देखकर कियान से कहा, ये कौन है? उसकी बात सुनकर वह उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा और उसे देखते हुए ही वह उसके पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तो तुम इसे नहीं जानती? सुहानी ने कियान को देखते हुए ना में सिर हिला दिया। फिर उसने उसके कंधों को और कसकर पकड़ते हुए कहा, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान चली गई और तुम हो कि उसे पहचानने से भी मना कर रही हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कियान ओबरॉय के सामने झूठ बोलने की? सुहानी के कंधों में बहुत तेज दर्द होने लगा था। फिर वह रोते हुए कियान से बोली, मेरा यकीन करो, मैं सच में इन्हें नहीं जानती। ये सुन कियान ने फिर से उसे फ्लो पर धक्का दे दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो।
ये सुनकर सुहानी रोते हुए बोली, मैं सच में नहीं जानती इन्हें, प्लीज मेरा यकीन करो। ये सुन कियान ने उसे एक नज़र देखा और उसे वही छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए उठी और फोटो फ्रेम के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर सुहानी ने शिव की फोटो को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके साथ जो हुआ है उसका जिम्मेदार आपके भाई मुझे बता रहे हैं। अगर यह सच हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वह उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। तो वही कियान ने अपने कमरे में आकर राहुल को कॉल करके कहा, मुझे वो लड़के चाहिए जो उस दिन शिवयान के साथ थे। इतना कहकर कियान ने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में राघव अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। तभी उसके पास विराज आया और उसे देख राघव ने कहा, कुछ पता चला उसके बारे में? राघव की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, अभी नहीं। उसकी बात सुनकर उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाकर फेंकते हुए कहा, कियान ओबरॉय, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने फिर से मेरे काम में अपनी टांग अड़ाई है। इस बार वो होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। इस बार मैं जीतूंगा और तू हारेगा। फिर राघव ने विराज की तरफ देखते हुए आगे कहा, और वह गवर्नमेंट ऑफिसर, उसने हमारा काम किया या नहीं? उसने डरते हुए राघव से कहा, वह ऑफिसर बहुत ईमानदार है। उसे हमने उसकी औकात से ज़्यादा पैसे ऑफर किए, फिर भी वो नहीं माना। हमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। विराज की बात सुनकर उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, ऐसे सिरफिरे लोगों के लिए उनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसकी फैमिली को टारगेट करो, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ओबरॉय विला में राहुल अपने साथ एक लड़के को लेकर आया। फिर उसने एक गार्ड को इशारा किया तो वह गार्ड कियान को बुलाने के लिए चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सभी हॉल में थे। कियान शेर की तरह सोफे पर बैठा था, तो वही उसके सामने राहुल और वह लड़का खड़ा था। वह लड़का कियान को अपने सामने देखकर डर से अंदर ही अंदर कांप रहा था। कियान की आंखें एकटक उस लड़के को ही घूर रही थीं। फिर अचानक उस लड़के का फोन रिंग हुआ। राहुल ने उस लड़के के हाथ से फोन छीन लिया और कियान को दे दिया। फिर कियान ने कॉल रिसीव करके कहा, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। ये सुनते ही कॉल की दूसरी तरफ वाला शख्स घबरा गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कॉल पर कहा, मिस्टर ओबरॉय, मेरे बेटे को कुछ मत करना। अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कियान उसकी बात सुनकर बोला, रिलैक्स मल्होत्रा, रिलैक्स। तुम्हारा बेटा मेरे भाई शिवयान का दोस्त है। बस मुझे उससे कुछ सवाल पूछने थे। अगर वो मेरे सवालों का सही जवाब दे देता है तो मैं उसे आज ही अपने आदमियों के साथ सेफली घर ड्रॉप करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, और अगर उसने आपसे झूठ कहा तो? ये सुनकर कियान तिरछी स्माइल करते हुए बोला, फिर उसे सजा मिलेगी मल्होत्रा। ये कहकर कियान ने कॉल कट कर दिया तो वही कॉल की दूसरी तरफ मिस्टर मल्होत्रा चीखते रह गए। फिर मिस्टर मल्होत्रा का बेटा प्रणय मल्होत्रा कियान की बातें सुनकर डरते हुए बोला, आपको क्या जानना है मुझसे? मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। ये सुनकर कियान ने प्रणय को देखते हुए कहा, तो एक बार फिर बता दो कि 1 महीने पहले क्या हुआ था? 1 महीने पहले की बात याद आते ही प्रणय ने डरते हुए खुद से कहा, अगर इन्हें सच पता चला तो ये हम सबकी जान ले लेंगे। प्रणय को खामोश खड़ा देखकर कियान ने उसे तेज आवाज में कहा, बताओ, 1 महीने पहले शिवयान के साथ क्या हुआ था? कियान के पूछने पर प्रणय ने उसे डरते हुए सारी बातें बताना शुरू की। फ्लैशबैक। 1 महीने पहले कियान के यूएसए जाने के बाद शिवयान ने अपने दोस्तों को कॉल करके विला बुलाया। शिवयान के दोस्त प्रणय, करण, लक्ष्य और आशीष ये सभी उसके बुलाने पर विला आ गए। शिवयान की तरह ही उन सभी का भी पावरफुल बैकग्राउंड था। कोई पॉलिटिशियन का बेटा तो कोई बिजनेसमैन का बेटा था। उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई था तो वह शिवयान था, क्योंकि वह कियान ओबरॉय का भाई था, जिससे बिजनेसमैन ही नहीं पॉलिटिशियन भी डरते थे। फिर शिवयान ने सभी को देखते हुए कहा, भाई अभी इंडिया में नहीं है, वह 2 हफ्तों के लिए यूएसए गए हैं।
भाई के आने से पहले मैं कुछ दिन सुकून से जीना चाहता हूँ। मुझे खुली हवा में सांस लेनी है और इसमें तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी। इतना कहकर वह थोड़ी रुककर मुस्कुराया और फिर उसने आगे कहा, मैं आज रात यहाँ से गायब हो जाऊंगा और तुम सब मुझे हमारे फेवरेट स्पॉट पर मिलना। प्रणय उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, अगर तेरे भाई को पता चला ना, तो तू सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ क्या होगा। तभी बीच में ही लक्ष्य ने कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं डरता। लक्ष्य की बात पर आशीष ने कहा, अरे ये डरता नहीं है, इसकी तो फट जाती है कियान ओबरॉय का नाम सुनते ही। तभी शिवयान ने उन सब की बातें सुनकर कहा, अब बस भी करो तुम लोग और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई के वापस आते ही मैं भाई से बात कर लूंगा। शिवयान की इस बात पर सब ने ओके कह दिया। रात के समय 12 बजे शिवयान अपने रूम से निकला और चारों तरफ पहरा दे रहे गार्ड्स को देखा। सभी गार्ड बाहर नींद में झपकियां ले रहे थे। शिवयान ये देखकर खुश हो गया। फिर वह विला के दूसरे हिस्से में गया और पाइप के सहारे से नीचे आ गया और बाहर खड़े गार्ड्स की नजरों से बचते हुए विला की पीछे वाली सड़क पर चला गया, जहां प्रणय उसका इंतजार कर रहा था। फिर वहां से वह दोनों गाड़ी में बैठकर अपने फेवरेट स्पॉट चले गए, जहां लक्ष्य, आशीष और करण उसका इंतजार कर रहे थे। वह लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तभी करण ने कहा, शिमला चले क्या। कारण का ये आइडिया सभी को अच्छा लगा और वे सभी उसी रात शिमला के लिए चले गए। वहीं अगली सुबह नेशनल मेडिकल कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स का मेडिकल कैंप के लिए सिलेक्शन हो रहा था। तभी अंशिका ने सुहानी से कहा, फाइनली यार, इस कॉलेज से निकलकर हम कहीं तो जा रहे हैं। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी शिमला में। सुहानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम वहाँ मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं, ना कि मस्ती करने, तो अब तू अपने माइंड से घूमने का ये फितूर निकाल दे। सुहानी की बात सुनकर अंशिका ने मुंह बना लिया। तभी सुहानी का फोन रिंग हुआ और आशु की कॉल देख वह कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आशु ने कहा, दीदी, माँ ने आज आपको जल्दी घर बुलाया है। आशु की बात सुनकर वह बोली, ओके, मैं आ जाऊंगी। आशु सुन, तू ना मेरे कुछ गर्म कपड़े पैक कर दे, मैं आज रात ही मेडिकल कैंप के लिए शिमला जा रही हूँ। ये सुनकर आशु ने खुशी से उछलते हुए कहा, वाओ दी सच्ची, आप शिमला जा रही हो, मुझे भी जाना है आपके साथ। ये सुनकर वह आशु को मना करते हुए बोली, नहीं आशु, तू नहीं जा सकती, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही जा रहे हैं। ये सुनते ही आशु का मुंह बन गया और उसने कॉल कट कर दिया। इधर सुहानी कॉल पर हेलो हेलो ही करती रह गई। फिर सुहानी फोन की स्क्रीन को देखते हुए बोली, पागल लड़की, गुस्सा हो गई। तभी अतुल ने उसके पास आते हुए कहा, कौन गुस्सा हो गया। अतुल के पूछने पर सुहानी ने उसे आशु के बारे में बताया कि वो भी शिमला जाना चाहती है। फिर वह उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, रुको मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर अतुल ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। फिर उसने थोड़ी देर कॉल पर बात की और फिर सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, अब आशु भी हमारे साथ जा सकती है। ये सुनकर सुहानी खुश होते हुए बोली, तूने ये किया कैसे। उसके पूछने पर वह हंसते हुए बोला, मेरे डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी है, ऐसे छोटे मोटे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं, सिर्फ एक कॉल करना होता है। ये सुनकर उसने अतुल को थैंक्स कहा और अपने घर आ गई। घर आते ही उसने आशु को गुड न्यूज दी कि अब वह भी उसके साथ जा सकती हैं। ये सुनकर आशु खुशी से सुहानी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। फिर जब ऐश्वर्या को सुहानी के जाने के बारे में पता चला तो वह परेशान होते हुए अनंत से बोली, देखिए ना आप, दोनों लड़कियां अकेले इतनी दूर जा रही है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ये सुन अनंत ने ऐश्वर्या को समझाते हुए कहा, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, हमारी बेटियां बहुत समझदार है, कुछ नहीं होगा उन्हें, शिव जी है ना, वह रक्षा करेंगे दोनों की। दोनों की बातें सुनकर आशु ने कहा, पापा, माँ इंडियन मॉम है ना,
इसलिए इंडिया की हर माँ की तरह माँ को भी ऐसा ही लगता है कि अगर कुछ गलत होगा तो वह इनके बच्चों के साथ ही होगा। ये बोलकर आशु ने अनंत को साइड से हग कर लिया। सुहानी और अनंत दोनों ही आशु की बात पर हंसने लगे तो वही ऐश्वर्या आशु को आंखें दिखाने लगी। कुछ देर बाद सुहानी और आशु दोनों अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। फिर दोनों के जाने के बाद ऐश्वर्या ने अनंत से कहा, हम राघव से क्या कहेंगे? ये सुनकर उन्होंने ऐश्वर्या को समझाते हुए कहा, राघव ने सुहानी की पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, वह उसे जाने से नहीं रोकेगा। फिर सुहानी और आशु अपना बैग लेकर रूम से निकलकर नीचे आ गए। सुहानी ने देखा कि उसके अनंत मामा किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। फिर कॉल कट होते ही उसने अपने मामा के पास जाकर कहा, मामा जी, सब ठीक है ना? राघव ने मना तो नहीं किया ना? सुहानी की बात सुनकर अनंत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, वो मान गया है। ये सुन सुहानी स्माइल करते हुए उनके गले लग गई। फिर आशु दोनों को देखकर बोली, अरे, मुझे भी तो कोई गले लगाओ। आशु को मुंह फुलाते देखकर अनंत ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और वह जल्दी से अनंत के पास जाकर उनके गले लग गई। फिर अनंत ने दोनों को कॉलेज ड्रॉप किया और दोनों सभी स्टूडेंट के साथ शिमला के लिए चली गई। उधर दूसरी तरफ शिवयान भी अपने दोस्तों के साथ शिमला आ चुका था। वह वहाँ उन सभी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था कि तभी शिवयान का फ़ोन रिंग हुआ। वह अपने फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर चौंक गया और खुद से ही बोला, भाई से कोई भी बात ज़्यादा देर तक कोई नहीं छुपा सकता है। फिर मैंने कैसे ये सोच लिया कि मैं उनसे शिमला आने की बात छुपा लूँगा? ये कहकर उसने डरते हुए कॉल पिक की। फिर कियान ने दूसरी तरफ से थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, तुझे क्या लगा कि मेरे मुंबई में न रहने पर तू मेरी नज़रों से छुप जाएगा? ये सुनकर शिवयान ने थोड़ा डरते हुए कहा, भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कियान ने उसकी बात इग्नोर करके कहा, चल अब ये बता कि वापस कब तक आएगा? ये सुनकर वह खुश होते हुए जल्दी से बोला, थैंक यू भाई, आई लव यू, आपके आने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर कियान मुस्कुरा दिया और उससे कहा, बी केयरफुल। शिवयान भी हंसते हुए बोला, ओके भाई। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और वापस से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने चला गया। वहीं अगले दिन नेशनल मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट भी शिमला पहुंच गए थे। वह सभी फ्रेश होने के बाद अपना कैंप लगाने में बिजी हो गए। तभी आशु ने सुहानी से कहा, दीदी चलो ना, घूमने चलते हैं। आशु का साथ देते हुए अंशिका भी बोली, हाँ आशु, चलते हैं। उनकी बात सुनकर सुहानी ने उन दोनों से कहा, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, तो तुम दोनों अपने दिमाग से ये घूमने का फितूर निकाल दो। वहीं मेडिकल कैंप के सामने खड़े होकर सभी स्टूडेंट्स ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए लोगों से ब्लड टेस्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। वह स्टूडेंट्स वहां से आने जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह टेस्ट करवा ले। पांच स्टूडेंट्स के ग्रुप में बटे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के ग्रुप से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवयान, प्रणय, लक्ष्य, आशीष और करण के साथ घूमने निकला था। तभी वहां से जा रहे शिवयान और उसके दोस्तों को अतुल और अंशिका रिक्वेस्ट करके अपने कैंप में ले आए। अतुल शिवयान का ब्लड ले रहा था तो वही अंशिका प्रणय का ब्लड ले रही थी। सुहानी दोनों को इंस्ट्रूमेंट पास कर रही थी। शिवयान का ध्यान उसके मोबाइल में था। तभी उसे लक्ष्य की आवाज आई। लक्ष्य ने आशीष को सुहानी की तरफ इशारे करते हुए कहा, शी इज डैम ब्यूटीफुल। आशीष ने सुहानी को देखते हुए लक्ष्य से कहा, रियली, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। दोनों की बातें सुन शिवयान की नज़र भी सुहानी पर गई और जब उसने सुहानी को देखा तो बस देखता ही रह गया। सुहानी को देखते हुए शिवयान के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। प्रणय जो शिवयान को नोटिस कर रहा था, वह मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, लगता है शिवयान को ये लड़की पसंद आ गई। फिर टेस्टिंग के बाद वह सभी वापस से फार्म हाउस आ गए। शिवयान अपने रूम में जाकर काउच पर बैठ गया। वह अपने सिर को ऊपर करके आंखें बंद करके लेटा था। फिर आंखें बंद करते ही उसे सुहानी का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखा।
शिवयान ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और खुद से ही कहा, वह लड़की, उसे तो मैंने पहली बार देखा है, फिर भी क्यों बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। शिवयान उस दिन के बाद से अब हर दिन मेडिकल कैंप के आसपास रहकर सुहानी को घंटों तक देखने लगा। उसकी हरकत को करण और प्रणय दोनों ही नोटिस कर रहे थे, और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन वो सभी बैठे ड्रिंक कर रहे थे, पर शिवयान उन सभी से थोड़ी दूरी पर बैठा स्केच बना रहा था। शिवयान को दूर बैठा देखकर प्रणय और करण उसके पास आ गए। स्केच को देखते ही करण ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, तो ये चल रहा है तेरे अंदर। फिर प्रणय ने शिवयान के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, कहीं तुझे उस लड़की से प्यार व्यार तो नहीं हो गया। प्रणय की बात सुन शिवयान स्केच को देखते हुए बोला, पता नहीं, पर ये लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। आंखें बंद करता हूँ तो यहीं दिखती है, घंटों तक उसे ऐसे देखते रहना अच्छा लगता है मुझे। ये सुनकर करण और प्रणय दोनों ने एक साथ कहा, भाई प्यार हो गया है तुझे। ये बोलकर दोनों हंसने लगे और शिवयान धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर प्रणय ने उसकी स्माइल देखते हुए कहा, अब जब तुझे प्यार है तो तू उसे बताने में देरी मत कर। उसकी बात सुन करण ने कहा, प्रणय सही कह रहा है, वैसे भी वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। ऑलरेडी न जाने कितने ट्राई कर रहे होंगे उस पर। शिवयान दोनों की यह बातें सुनकर बोला, शिवयान ओबरॉय को पहली बार किसी से प्यार हुआ है और कोई उसके प्यार को उससे छीन ले जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। ये सुनकर प्रणय ने उसे देखते हुए कहा, तो तू आज ही उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता। ये सुनकर शिवयान चौंकते हुए बोला, आज ही। तभी करण ने शिवयान को समझाते हुए कहा, हाँ आज ही, चल अब रेडी हो जा। तभी शिवयान ने उठते हुए कहा, पर करना कैसे है। इस पर प्रणय हंसते हुए बोला, आई थिंक जैसे करते हैं वैसे ही करना है। प्रणय की बात सुनकर करण भी हंस दिया। शिवयान दोनों को घूरने लगा और उसने चिढ़कर पूछा, हंसना बंद करो और बताओ करना कैसे है। फिर उसके पूछने पर करण ने उसे बताया, तू ना एक लव लेटर लिख उसे। ये सुनकर प्रणय ने कहा, भाई ये 21st सेंचुरी है, तू 90s के आइडिया क्यों दे रहा है इसे। उसकी बात का जवाब देते हुए करण बोला, भले ही आइडिया 90s का है, पर लड़कियां इसी आइडिया से ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी प्रणय ने करण को टोंट मारते हुए कहा, हाँ इसलिए अभी तक तू सिंगल है और लक्ष्य की 4 गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर प्रणय और शिवयान दोनों ही करण पर हंसने लगे। तभी प्रणय ने फिर से कहा, तू एक रेड रोज का बुके ले जा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रणय की बात सुन करण ने कहा, बुके के साथ लेटर भी ले जा, अगर वो बुके तेरे मुंह पर मार दे तो लेटर देकर आ जाना, बाद में वो उसे पढ़कर तेरी फीलिंग्स तो समझेंगी। शिवयान दोनों की ही बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बातें माने और किसकी नहीं। फिर वो सुहानी के स्केच पेपर को पलटकर दूसरे पन्ने पर कुछ लिखने लगा। उसे लिखता हुआ देखकर करण ने कहा, अगर लव लेटर लिख रहा है तो उसमें एक लाइन ये भी ऐड कर देना कि अगर उसने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो तू सुसाइड कर लेगा। ये सुनकर शिवयान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या बकवास है, मैं क्यों मरूं। नहीं एक्सेप्ट करना तो ना करें, पर मैं नहीं मरने वाला उसके पीछे, भाई को पता चला तो वो ही मुझे मार देंगे। थोड़ी देर बाद शिवयान फ्लावर शॉप के सामने खड़ा था। तभी एक लड़का आया और उसे एक 99 रेड रोजेस वाला बुके दिया। शिवयान बुके लेकर सुहानी के मेडिकल कैंप चला गया। सुहानी के कैंप के पास पहुंचकर वह छुप छुप कर सुहानी को देखने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। फिर उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने 4-6 हटे कट्टे गार्ड खड़े थे। फिर उनमें में से एक गार्ड ने शिवयान से पूछा, क्या तुम सुहानी मैडम को ये बुके देने आए हो। उनके पूछने पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह सारे गार्ड्स शिवयान को उठाकर जबरदस्ती जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर सभी गार्ड्स ने शिवयान को चारों तरफ से घेर लिया। फिर गार्ड्स को देखते हुए शिवयान ने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ।
उसकी बात का जवाब देते हुए उन गार्ड्स में से एक गार्ड, जो सभी का हेड लग रहा था और उसका नाम विष्णु था, फिर उसने उसे कहा, क्या तू जानता है कि तू किसे प्रपोज करने जा रहा था? राघव राव की होने वाली वाइफ है वो, और हम उनके आदमी हैं। ये सुनकर शिवयान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने सोचते हुए खुद से कहा, अगर इन्हें पता चला कि मैं कियान ओबरॉय का भाई हूं, तो ये मुझे वैसे ही मार डालेंगे। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। सुहानी के मामा ने जब राघव से सुहानी के शिमला जाने की बात की थी, तभी से राघव ने विष्णु और उसके कुछ और गार्ड्स को सुहानी पर नज़र रखने के लिए उन्हें शिमला भेज दिया था। सुहानी के कैंप के आसपास रहकर ही विष्णु और उसके साथी सभी उस पर नज़र रखे हुए थे। फिर उन लोगों का ध्यान सुहानी को देख रहे शिवयान पर गया। फिर विष्णु ने ये सारी बातें राघव को बता दी और राघव के इशारे पर ही आज विष्णु शिवयान को जंगल में लाकर उसे मारने वाला था। तभी विष्णु ने शिवयान से कहा, क्या हुआ, नाम सुनते ही सारी आशिकी निकल गई तेरी? विष्णु की बात सुनकर वह उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, आशिकों की आशिकी निकालना इतना भी आसान नहीं है कि एक नाम सुनते ही निकल जाए। फिर उसने विष्णु को धमकी देते हुए आगे कहा, एक बात आज तू अच्छे से समझ ले, वो अगर मेरी नहीं हुई तो उस राघव की भी नहीं होगी। ये बोलकर वह मुस्कुराने लगा। विष्णु उसकी बातें सुन उसे शिकारी नजरों से देखने लगा। फिर उसके एक इशारे पर सभी गार्ड्स शिवयान पर टूट पड़े। ये देखकर शिवयान भी उन सभी के ऊपर टूट पड़ा। वह विष्णु और उसके साथियों से फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान शिवयान को काफी चोटें आई थी, तो वही विष्णु और उसके आदमियों की भी हालत खराब थी। फिर जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और शिवयान ने लड़ते हुए खुद से कहा, बस एक बार अंधेरा हो जाए, फिर कैसे भी करके यहाँ से निकलकर भाई को सब बता दूंगा। शिवयान उन सभी से लड़ते हुए थक गया था। अब उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही थी, तो वही वे लोग भी काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर मौका पाते ही वह उन सबकी नजरों से गायब हो गया और वह सारे गार्ड्स और विष्णु शिवयान को ढूंढने में लग गए। वो उन सबकी नजरों से बचकर वहां से निकल गया था। फिर शिवयान ने भागते हुए प्रणय को कॉल किया, पर प्रणय ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शिवयान जब फार्म हाउस पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आशीष और लक्ष्य एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उस लड़की की एज भी कम लग रही थी। अपने दोस्तों को उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते देखकर उसे गुस्सा आ गया। फिर शिवयान दोनों के पास गया और उन्हें धक्का देकर दोनों को उस लड़की से दूर किया। वह लड़की जल्दी से उठकर शिवयान के पीछे छुप गई। फिर शिवयान ने चारों तरफ देखा तो उसे वहां ढेर सारी शराब की बोतलें दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रणय और करण ड्रिंक करके मदहोश थे। वहां क्या हो रहा था, उन्हें इस चीज की खबर भी नहीं थी। लक्ष्य और आशीष ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। वह दोनों भी अपने होश में ही नहीं थे, पर उनकी हालत करण और प्रणय से बेहतर थी। फिर शिवयान ने आशीष की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू इतनी घटिया हरकत कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी लक्ष्य ने आशीष को उससे छुड़ाते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है, ये 2 कौड़ी की लड़की, इसने थप्पड़ मारा हमें, इसे इसकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी। ये सुनकर शिवयान ने गुस्से में दोनों को एक एक पंच मारा और उन्हें धक्का देकर कहा, मेरे होते हुए तुम लोग इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर शिवयान ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। उसकी बात मानकर वह लड़की जल्दी से वहां से चली गई। फिर जमीन पर पड़े लक्ष्य और आशीष उठे और शिवयान की कॉलर पकड़कर उसे घूरने लगे। फिर लक्ष्य ने गुस्से से कहा, तू रोकेगा हमें? तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ अपने भाई के नाम के सहारे जीता है। तेरी खुद की कोई पहचान नहीं है, जब देखो तब भाई भाई करता रहता है। फिर आशीष ने भी लक्ष्य का साथ देते हुए कहा, नाक में दम कर रखा है तूने और तेरे भाई ने। वो उन दोनों की बात सुनकर हैरान था। फिर आशीष ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, समझता क्या है वो कियान ओबरॉय खुद को मुंबई का किंग बनकर बैठा है। जिंदगी खराब कर दी है तेरे भाई ने हम लोगों की। उन दोनों की बातें सुनकर शिवयान ने गुस्से से कहा,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों के मन में मेरे और मेरे भाई के लिए इतना जहर भरा है। अच्छा हुआ, आज तुमने नशे में सब बता दिया, अब देखना क्या होता है। अपनी बात पूरी करके शिवयान दोनों से अपना कॉलर छुड़ाते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, तभी आशीष ने उसे धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से शिवयान का सिर टेबल के कोने से जा लगा। वह पहले से ही घायल था और फिर ऐसे सिर पर चोट लगने से वह खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। अपनी अधखुली नशीली आंखों से सब देख रहा प्रणय शिवयान को देखकर जोर से चीखा और जल्दी से खुद को संभालते हुए उठकर उसके पास आ गया। फिर वह लक्ष्य और आशीष को देखते हुए बोला, ये क्या किया तुम दोनों ने? शिवयान के सिर से खून बहता देख वह दोनों भी अपने होश में आए और डरते हुए बोले, कियान ओबरॉय को पता चला तो वह हमें जिंदा जला देगा। फिर प्रणय लड़खड़ाते हुए शिवयान के पास आया और दोनों को गुस्से से देखते हुए बोला, ये क्या कर डाला तुम दोनों ने? डेविल अब किसी को नहीं छोड़ेगा। कियान की जान बसती है शिवयान के अंदर, अगर उसे पता चला तो वो हम सबको मार डालेगा। शिवयान का बहता खून देखकर लक्ष्य और आशीष का सारा हैंगओवर एकदम से उतर गया और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर आशीष ने लक्ष्य से कहा, कियान ओबरॉय तो हमें जिंदा जला देगा। लक्ष्य एकटक शिवयान को देखे ही जा रहा था। फिर उसने उसे देखते हुए कहा, शिवयान की किसी से लड़ाई हुई है? लक्ष्य की बात सुनकर सब शिवयान की तरफ देखने लगे। उसकी बॉडी पर जगह जगह जख्म थे। तभी आशीष की नज़र शिवयान की पॉकेट से निकले पेपर पर गई। वो उस पेपर को उसकी पॉकेट से निकाल कर पढ़ने लगा। उसने वह पेपर को पढ़कर उसे लक्ष्य की तरफ बढ़ा दिया। फिर लक्ष्य ने उस पेपर को पढ़ने के बाद आशीष से कहा, ये लव लेटर हैं। तभी लक्ष्य और आशीष एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगे। फिर लक्ष्य और आशीष के इरादों से बेखबर प्रणय शिवयान को देखते हुए बोला, शिवयान को हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्रणय की इस बात पर लक्ष्य मुस्कुराते हुए बोला, हॉस्पिटल नहीं, अब ये सीधा ऊपर जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रणय चौंकते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? प्रणय की बात सुनकर आशीष ने कहा, दिमाग हमारा नहीं, तेरा खराब हो गया है। तू जानता है ना कि अगर ये होश में आ गया तो यह अपने भाई को सब बता देगा और उसके बाद क्या होगा, ये तू भी अच्छे से जानता है। कियान हमें जिंदा गाड़ देगा, इसलिए हमारे लिए यही सही होगा कि शिवयान कभी होश में ही ना आए। आशीष की बात सुनकर प्रणय को एक धक्का लगा। फिर उसने दोनों को धमकी देते हुए कहा, शिवयान को हॉस्पिटल ले चलो वरना कियान को मैं सब सच सच बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर लक्ष्य ने गुस्से में प्रणय की कॉलर पकड़ ली और उसे डराते हुए कहा, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो ठीक है, अब तू भी इसके साथ मरेगा। लक्ष्य की बात सुनकर प्रणय उसे हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि आज वह एक दूसरे के दुश्मन बन गए। प्रणय खामोश होकर खड़ा रहा और चुपचाप लक्ष्य और आशीष को शिवयान को ले जाते हुए देख रहा था। वो दोनों शिवयान को कार में डालकर एक खाई के पास ले गए और फिर दोनों ने कार को खाई में धकेल दिया। फिर जब दोनों फार्म हाउस वापस आए तो प्रणय उन्हें वहीं बैठा मिला जहां पर शिवयान बेहोश पड़ा था। प्रणय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दोनों प्रणय को समझाने लगे और इस बीच करण पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में कियान मीटिंग अटेंड कर करके काफ़ी थक गया था। फिर वह सोने के लिए बेड पर बैठा कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। कियान ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान पर रखा और दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। फिर फ़ोन पर बात करते हुए कियान के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह उसी टाइम एयरपोर्ट के लिए निकल गया और अपने प्राइवेट जेट से वह कुछ ही घंटों में शिमला एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। राहुल पहले से ही कियान को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर आया हुआ था। फिर राहुल कियान को लेकर फार्म हाउस आ गया। कियान शिवयान के रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था तो वही उसके सामने लक्ष्य, आशीष, करण और प्रणय डर से कांप रहे थे। कियान इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था।
उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखकर ही उसके गुस्से का अंदाजा वहां मौजूद सभी लोगों को हो रहा था। फिर कियान ने राहुल की तरफ देखा। वह उसकी आंखें देखकर ही समझ गया कि उसे क्या करना है। फिर उसने चारों की तरफ देखकर कहा, बताओ शिवयान कहाँ है? ये सुनते ही वे चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं प्रणय सोच रहा था कि वह कियान को सब सच सच बता देगा। फिर वह कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही लक्ष्य ने कहा, हमें नहीं पता। हमने कल शिवयान को लास्ट टाइम देखा था, जब वह एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। उसके बाद से हमें भी नहीं पता कि शिवयान कहाँ है। लक्ष्य अपने हर एक वर्ड को बहुत ही संभाल कर बोल रहा था। वह कियान को खुद के ऊपर शक करने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। तो वही जब लक्ष्य बोल रहा था, तब वह तीनों उसे हैरानी से देख रहे थे। फिर कियान ने उसकी बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, अगर ये झूठ हुआ तो अपनी कब्र खुद खोदने के लिए तैयार रहना। कियान की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए और वे अपनी मौत को याद करके बुरी तरह डर गए। कियान ने राहुल को शिवयान के रूम की तलाशी लेने के लिए कहा, तो वही उसके आदमी पूरे शिमला में फैले हुए थे और सभी शिवयान की फोटो दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। सुहानी भी अपने दोस्तों के साथ मिडनाइट ही मुंबई के लिए निकल चुकी थी। राहुल जब शिवयान के रूम की तलाशी ले रहा था, तभी उसे एक लेटर और स्केच बुक मिली। फिर वह दोनों चीजें लाकर राहुल ने कियान के सामने टेबल पर रख दी। कियान लेटर उठाकर पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते हुए उसकी आंखें गुस्से से भर गई और उसने लेटर को कसकर पकड़ लिया। फिर वह लेटर को वही टेबल पर रखकर स्केच बुक खोलकर देखने लगा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।